नमस्कार। मैं जगबीर सिंह छिकारा आज इस नई वीडियो में आपके सामने कक्षा 10 जमा 2 के इतिहास विषय के पाठ नंबर 2 के एक नए प्रश्न अशोक और कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अशोक का जीवन कैसा था और कलिंग युद्ध से उसका कैसा संबंध रहा, कलिंग युद्ध के क्या परिणाम निकले, इसके बारे में पढ़ेंगे। 273 ईस्वी पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक उसका उत्तराधिकारी बना। वह न केवल मौर्य वंश का अपितु विश्व के महान शासकों में से एक था। ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव के कारण हमें अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई ठोस सबूत प्राप्त नहीं है। यह ख्याल किया जाता है कि उसका जन्म 294 ईस्वी पूर्व हुआ। उसकी माता का नाम सुभद्रांगी था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। अशोक अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य था। उसकी योग्यता को देखते हुए बिंदुसार ने उसे, जब वह भी 18 वर्ष का ही था, उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया। बाद में तक्षशिला के लोगों ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो इस विद्रोह को शांतिपूर्वक दमन करके अशोक ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का, तेज बुद्धि का सबूत दिया। इस सफलता के कारण उसे तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया और 273 ईस्वी पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात वह राज्य सिंहासन पर बैठा, किंतु उसका राज तिलक 269 ईस्वी पूर्व हुआ। यह देरी इसलिए हुई 4 साल के बाद जो उसका सिंहासन पर वो रूढ़ हुआ, सिंहासन पर बैठा, तो ये कहते हैं कि सिंहासन प्राप्ति में उसे अपने भाइयों के साथ या अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा। और इतिहासकार ये कहते हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने अपने सभी भाइयों को मारकर राज सिंहासन प्राप्त किया। अधिकांश इतिहासकार इस बात के विचार से सहमत नहीं हैं। अशोक ने 231 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। देखिए, 3 बातें आती हैं। इसके जन्म की आई तो अशोक का जन्म 294 ईस्वी पूर्व हुआ। जब इसकी आयु 18 वर्ष की थी, इसकी बुद्धि को देखते हुए इसको तक्षशिला का गवर्नर बनाया। 273 ईस्वी पूर्व इसके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई। इसका राज तिलक कर दिया गया, लेकिन अपने सभी भाइयों में सुयोग्य होने के कारण इसके पिता को इस पर ज्यादा बहुत भरोसा था। लेकिन बात जब सिंहासन रोहण की आई, सिंहासन पर बैठने की आई, तो इसके भाइयों ने इसका विरोध किया। अपने भाइयों की हत्या करके ये 269 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा। ये कहते हैं बहुत से इतिहासकार कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की जब गद्दी पर बैठा, लेकिन बहुत से इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। इस सिंहासन रोहण को लेकर, भाइयों की हत्या को लेकर इतिहासकारों के एक मत नहीं है। अब जब ये सिंहासन पर बैठा तो उसको विरासत में एक विस्तृत
विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ। दक्षिण में केवल कलिंग का प्रदेश, जो कि वर्तमान में आज उड़ीसा राज्य है, को अब तक विजित नहीं किया जा सका था। अशोक इस प्रदेश को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि अशोक ने कलिंग प्रदेश पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि अपने साम्राज्य को सुरक्षित व मजबूत बनाना चाहता था। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर जो आक्रमण हुआ वो 261 ईस्वी पूर्व किया। उसका रीजन क्या था कलिंग पर आक्रमण करने का? क्योंकि यही प्रदेश ऐसा था जो उसके साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा था। ये अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रदेश को हथियाना चाहता था। इसलिए आज वर्तमान में जो उड़ीसा है, या जिसको हम ओडिशा कह देते हैं, वो राज्य है प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता था। और आपको यह भी बता दूं मैं, वहां पर नंद वंश के राजाओं का शासन हुआ करता था, जो बहुत ही प्रभावशाली थे। इस समय कलिंग का राजा कौन था, इसके संबंध में हम कोई निश्चित जानकारी प्राप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से इतिहासकारों के अनुसार ये आता है कि यहाँ पर नंद वंश के शासकों का राज हुआ करता था। बात इसकी सेना की आई तो मैक्सनीज के अनुसार कलिंग के राजा की सेना का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उसके पास 60,000 पैदल सैनिक, 10,000 घुड़सवार, 700 हाथी थे। और यह भी हो सकता है कि मैक्सनीज ने के लेख से 50 वर्ष बाद उसने अपनी सैन्य शक्ति में भी और वृद्धि कर ली हो। अशोक के 13वें अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि यह युद्ध इतना भयंकर था कि इस युद्ध में 1 लाख सैनिक और असैनिक, मतलब आम जनता, या युद्ध में जो सैनिक सामग्री, भोजन, पशुओं के लिए चारा या रसद सामग्री पहुंचाने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। और 1.5 लाख, लगभग 1,50,000 को बंदी बना लिया गया। इससे भी कई गुना लोग जो थे वो घायल हुए। इस युद्ध में अंततः अशोक को विजय प्राप्त हुई तथा कलिंग को मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। और अशोक की सबसे महान विजयों में इस विजय को माना जाता है। अनेक प्रयास पहले भी हुए होंगे, लेकिन इन शासकों को कोई विजय नहीं कर पाया था। लेकिन अशोक ने इस बहुत बड़े शक्तिशाली साम्राज्य को अपने अधिकार में ले लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम ये तो अशोक के जीवन और कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो कलिंग युद्ध हुआ उसके क्या परिणाम निकले, इसके दूरगामी परिणाम निकले। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ए.के. मजूमदार का कहना है कलिंग युद्ध का जो कलिंग का युद्ध था वो सम्राट के जीवन तथा संभवतः भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनीय मोड़ सिद्ध हुआ। उसमें सबसे पहला ये हुआ कि अशोक के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वो अशोक जो निर्दयी था, वो अशोक जो अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठा, आज इस युद्ध में जो मची हाहाकार थी, जो घायल लोगों की हालात देखे, जो सैनिक मारे गए थे उनके परिजनों का विलाप देखा, इतना जनजीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इससे देखकर उसने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति को अपनाया। कलिंग की विजय ने अशोक के व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण क्रांति उत्पन्न कर दी। यह कलिंग के रण क्षेत्र में मानवीय रक्त की नदियां देखकर कांप उठा और उसने निर्दोष जनता के रक्तपात के लिए स्वयं को दोषी माना। इसलिए अशोक ने युद्ध की नीति सदा के लिए
त्याग करने का निर्णय ले लिया और उसके बाद उसने इस नीति को छोड़कर अशोक मतलब बौद्ध धर्म, अशोक जो था वो गौतम बुद्ध के बनाए हुए जो नियम थे, शिक्षाएं थी, उनको अपनाता चला गया और उसमें परिवर्तन आ गया। तो पहला अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब वह युद्ध की नीति से हट गया और मानवता की भलाई के लिए जुटने के लिए तैयार हो गया। अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। कलिंग के युद्ध का अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। कलिंग के युद्ध से पूर्व अशोक बहुत ही ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करता था। राजभोज तैयार करने के लिए हजारों पशुओं को मारा जाता था। शिकार खेलना, पशुओं की लड़ाइयाँ करवाना एक उसके लिए बहुत ही आम बात थी। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। उसने शिकार खेलना, मांस खाना बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने भोग विलासी जीवन को सदा सदा के लिए त्याग दिया और उसने एक आदर्श जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध से पहले की बात आई तो अशोक शिव का उपासक था, किंतु युद्ध के भयानक दृश्यों को देखकर अशोक इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने इस शैव धर्म को छोड़कर, शिव की उपासना को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म अहिंसा में विश्वास रखता था। इसलिए अशोक ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किए। अशोक के अथक प्रयासों के कारण, यत्नों के कारण बौद्ध धर्म न केवल भारत में अपितु इस धरती पर, इस संसार में अनेक देशों में फैल गया। और यह सब हुआ अशोक की व्यापारिक नीति के कारण, जो विदेशों से संबंध बने। और यहां तक कि इतिहासकारों से हमने सुना है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी सुशीला को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा। अशोक ने धर्म की स्थापना की। कलिंग युद्ध के परिणाम ही को देखते हुए अशोक ने धर्म की स्थापना की। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य मानवता की समृद्धि था, मानवता की उन्नति था। अशोक ने अपनी प्रजा को एक सूत्र में पिरोने के लिए सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को इकट्ठा किया। धर्म के मुख्य सिद्धांत बड़ों का आदर करना, बच्चों से प्रेम करना, दान देना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सच बोलना और सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करना शामिल था। इस धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने इन नियमों को शिलाओं, स्तंभों पर अंकित करवाया और धम्म महामातों की नियुक्ति की। अशोक ने स्वयं अपना जीवन इन सिद्धांतों के अनुसार जीना शुरू कर दिया। लोगों के कल्याण के लिए बात आती है तो ये कहते हैं कि कलिंग युद्ध से बाद अशोक ने अपना संपूर्ण जीवन लोगों के हृदय जीतने में लगा दिया। कलिंग युद्ध के जो हालात थे उनको देखते हुए जितनी जो उसमें खून खराबा हुआ, रक्त की नदियां बही, घायल भी हुए, मारे भी गए, तो उससे जो उसके राज्य के लोग थे या कलिंग के जो लोग थे वो ईर्ष्या भावना करने लग गए थे। लोगों में प्रेम पैदा करने के लिए अशोक ने अपने आप को बदला और लोगों के उत्थान के लिए, भलाई के लिए, लोगों के दिलों में प्यार पैदा करने के लिए अपने प्रति अनेक तरह के कार्य किए। सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, पानी पीने के लिए कुएं खदवाए, यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य भर में धर्मशालाएं, सराय बनवाई। अशोक ने न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी औषधालयों की
अस्पताल की स्थापना करवाई, अस्पताल बनवाए। अशोक के इन कार्यों ने उसका नाम विश्व में के इतिहास में अमर कर दिया। और आगे जो जो समय बीतता चला गया तो इसकी राह पर मैं आपको बता दूं, शेरशाह सूरी भी चला। उसने भी धर्मशालाएं बनवाई थी, सराएं बनवाई, सड़कें बनवाई, छायादार वृक्ष लगवाए, पानी पीने के लिए अनेक जलाशयों का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए। तो उसने भी अशोक के पद चिन्हों पर चलकर अपना इतिहास में स्थान बनाया। सैनिक अयोग्यता, कलिंग युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर अशोक ने सदैव के लिए युद्ध नीति का त्याग कर दिया। इसका मौर्य साम्राज्य पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे सैनिकों में युद्ध कला, वीरता, निपुणता कम होती चली गई, क्योंकि उसने हथियार उठाने बंद कर दिए और सैनिकों को अपनी जो लड़ने की कला थी वो धीरे धीरे वो आलसी होते चले गए, उसकी तरफ, अपनी सीमाओं की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप जब अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक की मृत्यु के बाद जब उसके उत्तराधिकारी गद्दी पे बैठे तो यूनानियों ने पंजाब पर आक्रमण किया। तो मौर्य जो सेना थी, अशोक के उत्तराधिकारियों की जो सेना थी, वो यूनानियों की सेना का सामना नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि जो अहिंसा का पाठ उसने पढ़ा, हथियार उठाने बंद कर दिए, इससे उसकी जो सेना थी वो कमजोर पड़ती चली गई, आलसी पड़ती चली गई। और इस नीति का सीधा मौर्य साम्राज्य के ऊपर असर पड़ा और मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण ये बनती चली गई, या मौर्य साम्राज्य का पतन होता चला गया। बात साम्राज्य विस्तार की, कलिंग विजय के कारण अशोक के साम्राज्य में और भी वृद्धि हुई थी। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर ये कहते हैं कि उत्तर में हिमालय पर्वत तक इसकी सीमाएं थी और दक्षिण में मैसूर तक इसकी राज्य की सीमाएं थी और पूर्व में बंगाल और पश्चिम में अरब सागर तक, मतलब गुजरात तक इसकी सीमाएं, साम्राज्य की सीमाएं, और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। अंत में हम डॉक्टर केसी चौधरी के इन शब्दों से सहमत हैं कि कलिंग की विजय ने मगध तथा भारत के इतिहास में एक युग का अंत किया। हमें इस युग ने शांति तथा समृद्धि के एक नए युग को जन्म दिया, नए युग का सूत्रपात किया। तो आज हमने अशोक के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में और कलिंग युद्ध के बाद जो परिणाम निकले, क्या उस युद्ध के नतीजे सामने आए, क्या इसके लाभ मिले, क्या इससे हानि हुई, तो हानि लाभ अनेक मिले, इससे अच्छे परिणाम भी आए, लेकिन अपने साम्राज्य की, अपनी सुरक्षा के लिए जो अशोक ने शांति के पाठ का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उसमें एक बुरा प्रभाव भी पड़ा आने वाले समय के लिए। वो ये था, जो अहिंसा का पाठ था, उसके सैनिकों ने लड़ना, हथियारों का प्रशिक्षण, सेना का जो ट्रेनिंग होती है वो देनी बंद कर दी। उसका प्रभाव आने वाले उत्तराधिकारियों के काल पर पड़ा और यूनानियों ने इसके अक्षत्र को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया और साम्राज्य छिन्न भिन्न होता चला गया। कल के लिए, आपके लिए हम नई वीडियो लेके सामने आएंगे, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। नमस्कार।